हेलो एवरीवन। आज है 18 मई और हम आज डिस्कस करने वाले हैं द हिंदू एडिटोरियल। तो आज हमारे पास कितना आर्टिकल है डिस्कस करने के लिए? तो लगभग 3 आर्टिकल है हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला आर्टिकल हमारा है गेटिंग इंडिया बैक टू द अफगान हाई टेबल टॉक। तो देखिए अभी क्या हुआ, कंटेस्ट क्या है कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अफ़गान में बहुत ही ज़्यादा इंस्टेबिलिटी बनी हुई है और हालात वहाँ का बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। तो अभी कॉन्टेस्ट ये हुआ कि अफ़गान का एक हाई टेबल पीस टॉक होने वाला था और ये पीस टॉक में तकरीबन जो है 6 देश को पार्टिसिपेट किया गया है। चाइना को, पाकिस्तान को, ईरान को, तुर्कमेनिस्तान को, उज़्बेकिस्तान को, ताजिकिस्तान को। और ख़ास तौर से ये जो मीटिंग जो अरेंज करने वाला जो पार्टी है ये है यूनाइटेड स्टेट्स सेक्रेटरी जनरल, ठीक है। इन्होंने मीटिंग ऑर्गेनाइज किया। तो अफसोस की बात है कि इस मीटिंग में जो है भारत को इनवाइट नहीं किया गया। भारत को इनवाइट नहीं किया गया। तो ये यहाँ पर जो है ये आर्टिकल इस कंटेस्ट में आया है कि भारत को इतना इम्पोर्टेंट मीटिंग में, एशिया के इतना जो कह ले कि अफ़गानिस्तान बहुत ही स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर जो है लोकेट करता है और अफ़गानिस्तान से जो है भारत का बॉर्डर भी टच करता है। तो इस तरीके से भारत को इनवाइट नहीं करना तो ये बहुत ही भारत को जो है प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाली बात है। तो पहले हम आगे ये डिस्कस करेंगे कि भारत को क्यों नहीं इनवाइट किया गया, लेकिन पहले थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देख लीजिए कि अफ़गानिस्तान का हालत क्या है। तो अफ़गानिस्तान की अगर हालत अगर देखा जाए तो जब से अमेरिका वहाँ इंटरवेंशन किया, तो जब से अमेरिका इन्वेंस किया वहाँ पर, तो कह लें कि 1996 से लेकर के 2001 तक वहाँ पर जो है तालिबान का रूल था। तो तालिबान का रूल अमेरिका को ज़रा भी पसंद नहीं था। तो अमेरिका ने वहाँ इंटरवेंशन करके तालिबान के रूल को जो है आउट कर दिया 2001 में। जब 2001 में तालिबान का रूल आउट हुआ तो उसके बाद जो है वहाँ पर तकरीबन जो है काफ़ी बड़ी तादाद में जो है यूएस मिलिट्री का प्रेजेंट वहाँ पर हो गया। तो इस तरीके से इंस्टेबिलिटी देखिए बनी रही। तालिबान देखिए अपना जो है स्टेट नहीं छोड़ा और धीरे धीरे वो जो है यूएस मिलिट्री से जो है फ़ाइट करता रहा और एक लंबे टाइम के फ़ाइट करने के बाद जो है अफ़गानिस्तान का जितना भी रूरल एरिया है वो सब जो है कह लें कि तालिबान के कंट्रोल में आ गया। और अभी कहा जा सकता है कि 50% जो है अफ़गानिस्तान का लैंड तालिबान के कंट्रोल में है। तो अब क्या है कि तालिबान को जो है अमेरिका कह सकते हैं, इनडायरेक्टली अगर हम कहते हैं कि तालिबान को अमेरिका हरा नहीं सका और अमेरिका ने मतलब पीस टॉक जो है एक संधि के करके जो है वहाँ से अफ़गानिस्तान से निकलने का जो है ये अनाउंसमेंट डोनाल्ड ट्रंप ने किया था। तो ये जो है ये बैकग्राउंड था। तो इसके बाद जो है अफ़गानिस्तान में जो है इंस्टेबिलिटी, तालिबान अपना इन्फ्लुएंस बनाने के लिए बराबर जो है अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट को जो है लेजिटिमेसी नहीं देता था। कहता था कि ये जो हम इसको लेजिटिमेट सरकार नहीं मानते। और इस तरीके से जो जो कर ले कि जो अर्बन एरिया था वहाँ पर जो है अशरफ गनी की गवर्नमेंट वहाँ पर लंबे टाइम तक चलती रही थी। लेकिन अशरफ गनी के गवर्नमेंट को जो है तालिबान लेजिटिमेट नहीं करता था। तालिबान नहीं लेजिटिमेट करता था। तो तालिबान बराबर अटैक करते रहता था। तो उसके अटैक के वजह से जो है कह लें कि सारे लोग परेशान थे। तो फिर क्या हुआ कि अफ़गानिस्तान में यानी कि जो रियल एक्टर है, यानी कि जो कह लें कि अफ़गानिस्तानी गवर्नमेंट और तालिबान, ये दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट चलता रहा। और फिर क्या हुआ कि अफ़गानिस्तान की सरकार को कभी भी तालिबान ने लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं स्वीकार किया। और फिर क्या हुआ कि आगे चल कर के जब अभी हम 2019 में पहुँचे हैं, ठीक है, 2020 में है, तो 2019 की अगर अफ़गानिस्तान की बात करें तो वहाँ पर एक चुनाव हुआ था। 6 महीना पहले चुनाव हुआ था। 6 महीना पहले जब चुनाव हुआ था तो उसमें जो है 2 पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिला था, यानी कि अब्दुल्ला ये एक साहब थे, इनको 48% जो है वोट मिला था। और तकरीबन जो है एक अशरफ गनी साहब, इनका वोट जो है 51% था। तो ये सबसे बड़ा ये मतलब अब्दुल्ला और अशरफ गनी के बीच में जो है ना कन्फ्लिक्ट हो गया। कन्फ्लिक्ट होने का वजह ये था कि अब्दुल्ला का कहना था कि ये इलेक्शन अच्छा से नहीं हुआ, इसमें जो है अशरफ गनी ने जो है कुछ गलत एक्टिविटी किया जिसकी वजह से इनको वोट ज़्यादा मिला है, नहीं तो पब्लिक का सपोर्ट मेरे साथ है। तो ये कंसर्न उनका था। उन्होंने कह दिया कि हम ये इलेक्शन को मानते ही नहीं हैं।
तो ये जब बात हुई तो फिर दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट हुआ लंबे टाइम तक। और फिर ये भी कंसर्न था कि रिजल्ट जो भी अनाउंसमेंट किया गया था वो 6 महीना के बाद अनाउंसमेंट किया गया था। तो वो कह रहे थे कि 6 महीना के बाद अनाउंसमेंट किया गया रिजल्ट, मैं इसको नहीं मानता। तो फिर क्या हुआ, दोनों ने अपना अपना गवर्नमेंट जो है, देखिए कितना इंस्टेबिलिटी वाली बात है। एक तरफ तालिबान 50% एरिया पर कवर्ड है, और ऊपर से जब चुनाव भी होता है तो अब्दुल्ला साहब वो 48% वोट लेकर के कहते हैं कि जनता का जो है मेजोरिटी मेरे साथ है, वोट जनता ने हमको दिया। उन्होंने भी अपना जो है एक लेजिस्टिमेट गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दिया, और फिर अशरफ गनी ने भी अपना गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दिया। सोचिए अब दोनों के बीच में कितना क्लैश होने वाला था। तो फिर अब क्या हुआ कि दोनों के बीच में आगे चल करके एक लंबा टॉक के बाद जो है दोनों के बीच में समझौता हो गया कि दोनों मिल करके सरकार चलाएंगे। लेकिन सरकार चलाएंगे कैसे, जबकि तालिबान जो है उसको मानता ही नहीं है कि हम आपको लेजिटिमेट गवर्नमेंट मानते ही नहीं है। तो जो अभी पीस टॉक जो है अरेंज किया गया यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल के माध्यम से, तो अब भारत को नहीं इनवाइट किया गया। तो भारत का कंसर्न क्या है, भारत देखिए तकरीबन जो है 3 बिलियन इन्वेस्टमेंट जो है भारत का अफ़गानिस्तान में है। भारत जो है वहाँ पर ग्वादर पोर्ट का भी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ बनाने के लिए पैसा जो है वहाँ खर्च करने वाला था, काफ़ी इन्वेस्ट भी किया है। 3 बिलियन अभी तक भारत इन्वेस्ट कर चुका है। भारत कह ले कि भारत को जो है बुलाना बहुत ही इम्पोर्टेंट था, लेकिन नहीं बुलाया गया। तो भारत को क्यों नहीं बुलाया गया, ये ज़रा देख लें। देखिए भारत को नहीं बुलाने का सबसे वजह, पहला कारण अगर देखा जाए तो भारत, देखो ये पीस टॉक किसके बीच में है, ये पीस टॉक तालिबान के बीच में है, और ये 6 देशों के बीच में, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, इन लोगों के बीच में पीस टॉक है। और भारत को नहीं बुलाने का मकसद क्या है कि भारत देखिए हमेशा से तालिबान को कहता है कि ये एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, और इससे हम जो है टेरर से हम बात नहीं कर सकते, आतंकवादी गतिविधि करने वाले एक्टर से हम बात नहीं कर सकते। तो ये भारत का जो सबसे पहला, ये जो पहले से जो सोच थी, उसी की वजह से जो है इनको जो है पीस टॉक से बाहर कर दिया गया। यानी कि अब अफगान जो तालिबान जो है टेरर एक्टिविटी कह करके बोल करके जो है, पहले से ही तालिबान के साथ कभी भारत का टॉक रहा ही नहीं, और अब जो टॉक रहा है तो इसमें भी जो है इनको बाहर कर दिया गया, तो ये चीज़ जो है ये पहला कंसर्न है। अब देखा जाए तो भारत की भी गलती है, अगर देखिए तो भारत की गलती कहाँ पर है, भारत की गलती क्या है रहा कि शुरू से भारत ने, जब अफगानिस्तान से तालिबान से यूएस बात कर सकता है, रसिया बात कर सकता है, पाकिस्तान उसको यूज कर सकता है, तो भारत अपना अफगानिस्तान में अपना लेजिटिमेसी और फिर अपना जो है अपने 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 नेशनल सिक्योरिटी को सेव करने के लिए और अपना हित साधने के लिए क्यों नहीं बात कर सकता था, कर सकते थे भारत। लेकिन भारत ने नहीं किया। भारत ने अपना सारे अंडे जो है एक ही एक्टर के हाथ में थमा दिया, और वो साहब थे अशरफ गनी। भारत ने एक ही एक्टर के हाथ में सब कुछ कह दिया कि अशरफ गनी जो है आप ही है, आपसे हमारा अच्छा कंसर्न है, अच्छा रिलेशन है, और अफगानिस्तान की धरती जो है भारत के लिए जो नुकसानदेह साबित नहीं होनी चाहिए, एक अच्छा रिलेशन जो है हमेशा भारत ने जो है अशरफ गनी से बनाकर रखने की कोशिश की है। और हालांकि अफगानिस्तान के धरती पर अशरफ गनी का लेजिटिमेसी तो 50% भी नहीं है सही से, अब्दुल्ला भी बीच में उसमें आ जाते हैं, फिर 50% तालिबान आ जाता है। 2001 में जानते, 2001 में 9/11 अटैक हुआ था, उसी के फिराक में जो है अमेरिका वहाँ इंटरवेंशन किया था। हमारा भी एक जो है क्या कह ले कि एक विमान जो है 2003 में जो है हाईजैक हुआ था। हाईजैक हो जाने के बाद जो है उसको अफ़गानिस्तान के कांधार इलाके में जो है उसको रोका गया था। तो अगर उस वक्त भी अगर हमारा तालिबान के साथ कुछ कांटेक्ट होता तो हम आगे चल करके तालिबान के साथ उस मसूद अजहर को जो हमें छोड़ना पड़ गया था 2003 में, फिर वो छोड़ना नहीं पड़ता। समझ रहे बात, यानी कि तालिबान से बात ना करने की वजह से भारत को नुकसान हुआ। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो अभी कॉन्टेस्ट वही है कि भारत को जो है पीस टॉक से जो है बाहर कर दिया गया है, भारत जो है इसमें पार्टिसिपेट नहीं है। तो भारत का कंसर्न यही सब है कि भारत ने ये भारत के लिए ख़तरा भी है, ठीक है। चलिए, तो अब हमारा टॉपिक नंबर दूसरा है, वर्क इन जीएस पेपर 2 में ये काम करने वाला, टॉपिक दूसरा है, यानी कि जो अभी हमने डिस्कस किया ना, ये टॉपिक नंबर 1 ये GS2 में काम करेगा, ठीक है। और दूसरा हमारा है कि वेर इज़ द हेल्थ इन द स्टिमुलस पैकेज। 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंसमेंट किया गया, आप सभी जानते हैं। और 20 लाख करोड़ का पैकेज में देखा जाए तो जिस वजह से ये पैकेज अनाउंसमेंट किया गया, क्यों किया गया आपको पता है ना। इसलिए किया गया है कि कोविड-19 की वजह से, महामारी की वजह से 55 दिन से ज़्यादा लॉकडाउन होने की वजह से पूरा अर्थव्यवस्था चौपट हो गया,
और जो है 80% जो है 90% जो आबादी जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करती है सब जो है जॉब लॉस हो गया। तकरीबन जो 28 करोड़ से ज़्यादा जो है लोग बेरोजगार हो गए और तकरीबन जो है 60% आबादी हमारी जो बहुत ही मार्जिनल सेक्शन में गिनती की जाती है वो सब जो है बहुत ही परेशानी हालत में है। तो ये पैकेज तो इसीलिए अनाउंसमेंट किया गया था, यानी कि ये वजह क्या था? वजह तो यही था ना, हेल्थ सिस्टम में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब था, जिसके वजह से हम जो है इस बीमारी को अच्छे से टैकल नहीं कर पाए, हमारा अरेंजमेंट सही नहीं रहा और फिर इतना नुकसान में हम लोग पड़ गए। तो अब देखिए, जब हमारा 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंसमेंट हुआ तो इस पैकेज में भी देखा जा रहा है तो हेल्थ के ऊपर कोई कंसर्न नहीं, हेल्थ के ऊपर जो है देख रहे हैं कुछ खर्चा नहीं किया जा रहा है। 20 लाख करोड़ में कितना लाख करोड़ जो है हेल्थ के लिए कवरेज किया गया आपको नहीं मिलेगा। तो राइटर यही बात कह रहे हैं कि जिस वजह से जो है हमने पैकेज अनाउंसमेंट किया, जिस वजह से ये स्थिति पैदा हुई है, उसके लिए तो आपने कुछ प्रोविज़न ही नहीं किया, हेल्थ के लिए आपने कुछ नहीं किया। समझ रहे बात? इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हेल्थ का सुधारने का आपने कोई काम नहीं किया। तो ये जो है राइटर का कंसर्न है। तो देखिए क्या हुआ। तो ठीक है, हमारे यहाँ जो है वेंटिलेटर जो है ये इसकी कमी रही, टेस्टिंग की कमी रही और ये सब चीज़ें जो है जो चीज़ मतलब हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में जो चीज़ कमी रही, इन कमियों के लिए तो कुछ ना कुछ तो अलॉट करना चाहिए था ना, स्टिमुलस करना चाहिए था, कुछ ना कुछ पैसा उसके लिए करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया गया। तो ये चीज़ है, तो डील कर पाते अच्छा से कोविड-19 से। तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करना बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसके वजह से ये चीज़ जो है ज़रूरी है। तो अब एक चीज़ राइटर बोलते हैं कि देखिए अब समय आ गया है, इतना बड़ा महामारी, इतना जो है हेल्थ कंसर्न लोग जिस तरीके से जो है जो कुछ नहीं कह सकते कब किसको मतलब पॉजिटिव हो जाए, कोरोना हो जाए और फिर हालत जो है कंटिन्यू, मतलब लोग जो है धीरे धीरे जो है स्वास्थ्य सभी का जो है स्वास्थ्य को लेकर एक बहुत बड़ा कंसर्न है, खास तौर से वो लोग जिसके पास पैसा नहीं होता इलाज कराने के लिए। तो अब आ गया है टाइम, अब टाइम आ गया कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज होना चाहिए। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज यानी कि ऐसा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होना चाहिए कि जहां पर गरीब से गरीब व्यक्ति को उनके बड़े से बड़े इलाज करने का फैसिलिटी सुविधा उसको दिया जाए। ठीक है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, आप इसको लिखिए, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज जो होना चाहिए। तो राइटर लिखते हैं कि 1% ऑफ जीडीपी, देखिए अगर नहीं किए तो अभी जो नहीं किए तो कितना बुरी स्थिति हमारा बना है। तो अब राइटर का कंसर्न है कि हमें तकरीबन 1% ऑफ जीडीपी अभी फिर से 1% ऑफ जीडीपी हेल्थ के लिए जो है अलॉट करना चाहिए, 1% ऑफ जीडीपी। और ये 1% ऑफ जीडीपी में भी तकरीबन 70% जो है प्राइमरी सेक्टर पर होना चाहिए, प्राइमरी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर होना चाहिए। 70%, समझ रहे बात? यानी कि हमारा 3 हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्टरी, तो ये तीनों सेक्टरों पर सबसे ज़्यादा 70% हमको प्राइमरी में होना चाहिए, क्योंकि हमने बात किया था कि प्राइमरी इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम मजबूत करेंगे तो फिर सेकेंडरी में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समझ रहे बात? तो प्राइमरी में जो है इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा 70% तक जो है ये होना चाहिए। तो फिर हम आगे जो है ये इससे जो है अच्छा से फाइट कर पाते हैं। तो इससे यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज हो सकता है और फिर जो है हमारा सेल्फ हेल्थ के मामले में फिर धीरे धीरे हम सेल्फ रिलायंट हो सकते हैं। देखिए हेल्थ पर खर्चा करना जो है ना, हेल्थ पर खर्चा करना, एजुकेशन पर हेल्थ है खर्चा करना, इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा करना, ये सब जो है क्या करता है ना, डेवलपमेंट लेकर के आता है, आगे चल करके बहुत बेनिफिट करता है। हेल्थ पर खर्चा करने का देखिए क्या फ़ायदा है, अगर व्यक्ति हेल्दी होगा तो उसके अंदर जो है पोटेंशियल ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा स्किल डेवलपमेंट कर पाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो है आगे बढ़ने में जो है अपना योगदान दे पाएगा। इस तरीके से ये क्या होगा, देश आगे बढ़ेगा, है कि नहीं? तो बच्चे जो है एक अच्छा प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स उसको मिलना ज़रूरी है। प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स जब तक नहीं मिलेगा बच्चों का विकास अच्छा नहीं होगा, विकास अच्छा नहीं होगा तो वो अपना 100% अपना योगदान कैसे दे सकते हैं देश के लिए, आगे कैसे आ सकता है अपना देश की तरक्की। अभी देखिए 60% हमारे देश में जो है आबादी जो है तकरीबन कह ले कि टीन एजेज और यंगस्टर का है 60% आबादी। लेकिन सबसे बड़ा अफसोस की बात है कि 60% आबादी हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड हो सकता है, यानी कि इतना बड़ा आबादी से हम बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं अगर इसको सही एजुकेशन दे दे, सही इसका हेल्थ फैसिलिटी और इसको इंफ्रास्ट्रक्चर सही कर दे और फिर जो है लोगों को स्किल डेवलपमेंट कर दे। तो जानते हैं ये आने वाले समय में 5 से 10 साल के अंदर ये भारत को जो है बहुत ही टॉप लेवल पर पहुंचा देने का काम कर सकता है। लेकिन ये चीज़ जो है कंसर्न है हमारे लिए, अगर इसको हम ठीक कर पाएँ तो ये हमारे लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला था। लेकिन अगर इस इंफ्रास्ट्रक्चर को हम ठीक नहीं कर पाएँ, समझ रहे बात,
60% हमारा टीन एजेज और यंगस्टर की जो आबादी है, अगर इनको हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ अच्छा नहीं कर पाए, हेल्थ फैसिलिटी अच्छा से नहीं दे पाए, अच्छा नॉलेज नहीं दे पाए, है कि नहीं, एजुकेशन फैसिलिटी नहीं दे पाए, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो पाया, तो फिर आगे चल करके ये डेमोग्राफिक डिविडेंड, डेमोग्राफिक डाइजेस्टर बन सकता है। समझ रहे बात? डेमोग्राफिक डिविडेंड जो कल तक हम हमारे देश के लिए फ़ायदा पहुंचाने वाला हो सकता है, अगर ये सब हम नहीं किए तो ये डेमोग्राफिक डाइजेस्टर में तब्दील हो सकता है। तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा करना चाहिए था, बहुत इंपॉर्टेंट था ये चीज़ की कमी देखी गई। तो अभी भी सरकार को टाइम है, 1% ऑफ GDP खर्चा करनी चाहिए, 70% उसको प्राइमरी सेक्टर में कर देनी चाहिए। और तीसरा हमारा टॉपिक है फार्म गेटिंग फोकस। ठीक है, कह लें कि 20 लाख करोड़ में 1 लाख करोड़ जो है फार्म सेक्टर के अलॉट किया गया है। ठीक है, तो फार्म सेक्टर में किया गया है, तो ये चीज़ तो बेनिफिट करेगा, नो डाउट, ये तो फ़ायदा होगा किसान के लिए ये चीज़, ये आगे चल करके, लेकिन ये भी तुरंत से आपको दिखेगा नहीं, या बहुत समय के साथ ये चीज़ इसका बेनिफिट दिखेगा। तो लेकिन इसमें देखिए क्या क्या मतलब प्रोविज़न किया गया है कि जैसे कि क्या होता है कि स्टोरेज जो कर लेते थे 1955 के एक्ट के तहत जो है हमारे देश में क्या था कि कोई भी व्यक्ति जो है स्टोरेज नहीं कर सकता, खाद्य सामग्री को स्टोरेज नहीं कर सकते, स्टोरेज करने के ऊपर जो है ये आपराधिक गतिविधि माना जाता था 1955 एक्ट के तहत। तो ये क्या हुआ था कि देखिए, ये हमारे देश में अगर बैकग्राउंड देखा जाए, 1943 में एक बहुत बड़ा अकाल आया था, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, मॉडर्न हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। 1943 में एक बहुत ही बड़ा अकाल आया था, तकरीबन 30 लाख से ज़्यादा लोग जो है अकाल में भूख की वजह से पीड़ित होकर के जो है डेथ हो गए थे। 1943 की बात है, समझ बात। तो इस टाइम में हमारे लिए फूड सस्टेनेबिलिटी के लिए जो है PL48 जो है हम अमेरिका से जो है गेहूं और चावल जो है 1960 से हम जो है वहाँ से अमेरिका से इंपोर्ट करते थे। तो फिर इसका एक इतिहास है। फिर उसके बाद जो है वो कंसर्न हो गया वियतनाम के इशू पर, जो है भारत को जो है कहा जाता था कि आप जो है USA के पक्ष में वोट कीजिए। जवाहरलाल नेहरू को अच्छा नहीं लगा कि भारत अभी आज़ाद हुआ और फिर वही प्रेशर दिया जा रहा है भारत के ऊपर कि आप किसी के पक्ष में, किसी के कहने पर जो है, ये भारत को अपने कह लें कि सॉवरेनिटी के ऊपर आज समझ में आया। अच्छा नहीं लगा कि कोई कहे तो हम किसी के पक्ष में वोट करें और फिर अपने मन इच्छा के अनुसार अपना वोट नहीं दे सके। आपको हिस्ट्री पता होगा 1965 का एक हिस्ट्री कि वियतनाम और US वार क्या था। US में जो है US ने वियतनाम में जो है इंटरवेंशन करके जो है काफ़ी बड़ा जो है जेनोसाइड जो है वहाँ के वियतनाम के लोगों के साथ जो है एक गोरिल्ला वार चला था बहुत ज़बरदस्त। तो फिर उसमें जो है कहा जाता था कि उसमें जो है कह लें कि यूनाइटेड नेशन में जब उसकी मीटिंग ऑर्गेनाइज होती थी तो US के पक्ष में जो है वोट देने के लिए कहा जाता था भारत को। तो भारत का ये कंसर्न था कि भारत जो है कह लें कि भारत का कह लें कि भारत अपने स्वेच्छा से अपना वोट देना चाहता था कि जिसको मेरी मर्जी वो मैं उसको वोट करूं, मेरे ऊपर किसी का दबाव नहीं होना चाहिए था। लेकिन अमेरिका दबाव डालता था। अमेरिका कहता था कि देखिए ये कंसर्न हुआ था जब डाइनिंग टेबल पर जब शाम में सारे लोग बैठे हुए थे तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने नेहरू साहब को कहा था कि आप हमेशा जो है हमारे खिलाफ जो है यूनाइटेड नेशन में वोट करते हैं वियतनाम इशू को लेकर। ये चीज़ जो है बिल्कुल भी सही नहीं है। मतलब सही नहीं है, मतलब कहने का मतलब वो ये इशारा था कि हम आपको जो है कम दाम में PL48 अनाज जो है आपको डिलीवर करते हैं, आप इंपोर्ट करते हैं हमसे और वोट आप देते हैं किसी और के पक्ष में। तो ये चीज़ जो है खाना और ये मतलब हमारा साथ आप नहीं देना चाहते, ये दोनों ये चीज़ जो है साथ नहीं चल सकता। तो इसको लेकर नेहरू जी को ठेस पहुंचा और फिर जो है आने के बाद जो है उधर से आने के बाद उन्होंने कहा, एक अनाउंसमेंट किया कि हम जो है अब सेल्फ रिलायंट बनेंगे, आत्मनिर्भर। देखिए आत्मनिर्भर का कंसेप्ट नया नहीं है। अभी मोदी जी ने प्रधानमंत्री ने कहा कि हम आत्मनिर्भर भारत का जो है फॉर्मेशन चाहते हैं। तो ये फंडा उस वक्त भी आया था, 1970 में भी ये चीज़ हुआ था, 1961 में कह लें कि लंबा टाइम तक चला था, लेकिन 1970 में ये चीज़ हुआ था कि भारत में जो है आत्मनिर्भर बनाने की बात हुई थी और तभी ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। समझ रहे बात? वो आत्मनिर्भर था कि ग्रीन रेवोल्यूशन आया और फिर कहा कि अनाज के मामले में हमको सेल्फ रिलायंट बनना है, किसी से हमको कोई एक्सपोर्ट नहीं करना है, इंपोर्ट नहीं करना है। तो ये चीज़ था। तो सेल्फ रिलायंट का कंसेप्ट कोई नया नहीं है, ये पुराना ही है। नेहरू साहब ने सबसे पहले दिया था, ये 1970 की बात है जब ग्रीन रेवोल्यूशन हमारे देश में आया।
तो 1943 के अकाल की वजह से 1955 में जो है फिर क्या हुआ, एक लॉ बनाया गया था हमारे देश में कि कोई भी व्यक्ति जो है जो भी जमा पूंजी करके रखेगा, अनाज को जमा करके रखेगा, तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, तो ये इसका देखिए, अब स्थिति हमारे देश में वैसा नहीं है। अब हमारे देश में वैसा नहीं है। चावल के मामला में, गेहूं के मामले में दुनिया में जो है चाइना के बाद जो है भारत 2 नंबर पर आता है। समझ रहे बात? भारत 2 नंबर पर आता है एक्सपोर्ट के मामले में। भारत के पास चाइना चावल और गेहूं की कोई कमी नहीं है। ठीक है, तो अब ये इस तरह का कानून की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और दूसरा जो है इम्प्लीमेंट किया गया, कह लें कि क्या कह सकते हैं, एपीएमसी क्या होता था कि जो किसान होते थे उनको अपनी सब्जियां और उनका अपना फल अपने लोकल मार्केट में उनको जा करके बेचना पड़ता था। समझ रहे? जो भी वो पैदावार करते थे उनको अपने लोकल मार्केट में जा करके बेचना पड़ता था। एपीएमसी कानून के तहत ये उनके ऊपर बॉन्डेड था कि आपको लोकल मार्केट में ही जा करके ये करना है। तो इसके वजह से किसान का बहुत शोषण होता था, उनको सही प्राइस नहीं मिल पाता था, और फिर जो है बिचौलिया वगैरह जो है लग करके उनको जो है उनके साथ धोखा होता था। तो अब क्या किया कि एपीएमसी यार्ड को हटा दिया गया। समझ रहे बात? एपीएमसी यार्ड को हटा दिया गया कि आप किसान जहाँ कहीं भी अपना फल और सब्जियाँ चाहे जैसे चाहे बेच सकता है। ठीक है, तो ये कि किसान को जो है बेनिफिट करेगा। ये किसान को बेनिफिट कर क्या बेनिफिट करेगा कि मंडी पर जाने के बाद जो उनके साथ छल चपड़ होता था और जो फिर उनके साथ बार्गेनिंग पावर उनके पास नहीं होता था, अब बार्गेनिंग पावर ज़्यादा होगा। अगर उनको सपोज डैट अगर यहाँ से 10 किलोमीटर दूर जाने पर उनको मंडी में अगर वो प्राइस नहीं मिल पा रहा है और किसी 50 किलोमीटर दूर जगह पर अगर उनको अच्छा प्राइस मिल रहा है तो वहाँ जाकर वो अपने सामान को बेच पाएंगे। इससे उनका बेनिफिट ज़्यादा होगा। एक स्टेट में अगर जो है उनका सही प्राइस नहीं मिल पा रहा है, दूसरे स्टेट में उससे ज़्यादा प्राइस है, तो वहाँ जा कर के बेच सकेंगे। तो ये यार्ड हटा देने के बाद जो है किसान को काफ़ी कह ले कि ये चीज़ें बेनिफिट करेगा। ठीक है, तो पहले ये बाउंडेड था, मतलब जो स्टेट में जो भी पैदावार हो रहा है वो उससे बाहर ले जा करके अपने ही करीबी मंडी में जा करके बेचना है, बाहर ले जा करके आप जो है उसको बेच नहीं सकते। तो ये बाउंडेड जो है हटा दिया गया है। तो ये चीज़ जो है फ़ायदा करेगा। और तीसरा काम किया गया, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को जो है बढ़ावा देने के लिए जो है इनिशिएटिव लिया गया। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होता है? देखिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होता है कि जैसे कि जब बायर और सेलर एक दूसरे से डील कर लेते हैं कि आप हमें जो है अपना फल और सब्जी जो है जो कुछ भी आप पैदावार है आप हमें मतलब होने से पहले दोनों में तय कर लेना। यानी कि बायर जो खरीदने वाला है, सेलर जो बेचने वाला है, दोनों तय कर ले। जैसे कि मैं एग्जांपल दे दूं कि एक आलू की खेती करने वाला किसान है। ठीक है, आलू की खेती करने वाला किसान जो है अब वो किसी ऐसे चिप्स बनाने वाले फैक्ट्री के मालिक से जो है उसके साथ जो है एग्रीमेंट कर ले। तो एग्रीमेंट ये कर ले कि कहे कि देखिए नवंबर के महीना में मेरे पास जितना भी आलू जो है मैं पैदावार करूँगा वो सब जो है, यानी कि वो कह ले कि आप जितना भी पैदावार करेंगे मैं सब आपसे जो है डील कर लूँगा। मैं जो भी आप जितना बड़ा खेती पर जो आप जो कुछ भी आलू की फसल उगाने वाले हैं सबको मैं मेरे को ही बेचना है। वो जो है कॉन्ट्रैक्ट कर ले, उसके साथ डील कर ले। तो ये कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद जो है अब क्या हो गया कि किसान को अब किसी और जगह पर जाकर के बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और किसान को ये टेंशन भी नहीं रहेगा प्राइस का कि आगे बढ़ जाएगा या पीछे हट जाएगा। वो एक बार जब वो तय कर लेंगे, जैसे होता है ना कि प्राइस के बारे में भी टेंशन हो जाती है, पैदावार हो गया और आलू की पैदावार ज़्यादा हो गई और अचानक से प्राइस नीचे गिर गया तो किसान को उसके फसल का उचित दाम नहीं मिल पाता। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का ये फ़ायदा हो जाता है कि पहले से प्राइस तय होता है, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया होता है। और फिर इस तरीके से जब सप्लाई करते हैं तो मार्केट में अगर प्राइस कम भी गया तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों का डील होता है कि आपने जो प्राइस कहा था उसी प्राइस पर जो है आपको लेना पड़ेगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का ये किसान को फ़ायदा होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग समझ में आ रहा है? तो ये होता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जब बायर सेलर जो है आपस में डील कर लेते हैं, मतलब पैदा होने से पहले ये डील हो जाता है कि आपके ऊपर जो भी पैदावार जो भी होगा इतना कीमत पर, इतना रेट पर, इतना अच्छा ये क्वालिटी जो है हमको चाहिए। तो ये डील हो जाता है, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहते हैं। तो अब इसका बेनिफिट क्या है? बेनिफिट देख लीजिए। पहला बेनिफिट तो हम बता दिए कि मार्केट रिस्क जो खत्म हो जाता है। फार्मर के ऊपर जो मार्केट रिस्क होता है ना कि प्राइस फ्लैक्चुअल होते रहता है, कभी ज़्यादा हो जाता है कभी कम हो जाता है, दोनों की तरफ। जैसे कि कभी ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है कि खरीदने वाले को दिक्कत होती है कि वो जो है बहुत ही ज़्यादा जो है सोच समझ कर भी खरीदने लगते हैं कि भाई दाम बहुत ज़्यादा है, मार्केट में पैदावार कम हुई, तो ये चीज़ हो जाता है। और उसी तरीके से जब पैदावार ज़्यादा हो जाती है तो किसान को नुकसान होता है। तो बायर और सेलर में जो है मार्केट रिस्क जो होता है वो मार्केट रिस्क खत्म हो जाता है। ये एक पहला पॉइंट है।
दूसरा पॉइंट कह लें कि देख लीजिए कि लॉसेस रिड्यूस हो जाता है, किसान को लॉस नहीं होता है। कि सपोज डेट अगर 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 मान लिया जाए कि पैदावार कम हुई, ठीक है, और प्राइस कम हो गया, तो प्राइस कम हो जाने के बाद किसान को जो है लॉस नहीं होता है, ठीक है, ये बात कहा जा रहा है। टेक्नोलॉजी को जो है ट्रांसफ़र हो जाता है, बहुत सारे जैसे जो बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती है ना, जैसे कि मैकडोनल्ड जैसी कंपनियां है ना, फॉरेन कंपनी है मैकडोनल्ड, बर्गर बनाती है और कई सारे प्रोडक्ट ये बनाती है। तो मैकडोनल्ड जैसी कंपनियों के साथ अगर फार्मर को डील हो जाए, तो मैकडोनल्ड के पास जो टेक्नोलॉजी होगा वो क्या कहेगा, वो उसको किसान को ट्रांसफ़र करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको हम सहयोग कर देते, ताकि हमारा ही तो ये डील हो चुका है या फिर ये तो हमारा ही होने वाला है। तो आपको क्या कर सकते हैं कि दोनों के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप बन जाता है और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होता है, इससे किसान को फ़ायदा हो जाता है। समझ रहे बात, ये चीज़ रहता है। और चौथा चीज़ कह लें कि क्रेडिट भी मिल सकता है, पहले भी पैसा, जैसे कि सपोज डेट अगर किसान को चाहिए कि भाई साहब मेरे पास जो है पैसा नहीं है, मतलब मेरे पास लैंड है, सब कुछ फैसिलिटी है, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है बीज खरीदने के लिए, सिंचाई करने के लिए, मशीनें खरीदने के लिए। तो ऐसे में बड़ी बड़ी कंपनियों के पास तो पैसे की कोई कमी नहीं होती है, तो वो पहले से एडवांस पे कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे किसान को फ़ायदा हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में। और फिर देख लीजिए, जब फ़ायदा इतना सारा है तो प्रॉब्लम भी होगा, है कि नहीं। तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम देख लिया, अगर प्रॉब्लम की बात करें तो वॉलेटिलिटी मार्केट प्राइस। वॉलेटिलिटी क्या है, वॉलेटिलिटी का मतलब होता है कि जैसे कि अगर प्राइस ज़्यादा कम हो गया, एकदम ज़्यादा कम हो गया, तो बड़ी बड़ी कंपनियां आपको कह सकती है कि भाई साहब प्राइस तो बिल्कुल कम हो गया, और फिर आप जो है हमारा जो डील हुआ वो बहुत ज़्यादा रेट पर हुआ, तो मैं उतना ज़्यादा प्राइस जो कि कम हो चुका है, डील जो हमारा हुआ उस पर मैं नहीं दे सकता। तो इसमें कंपनियां बदमाशी कर सकती है, समझ रहे बात। बड़े बड़ी कंपनियों के पास पावर बहुत होता है, वो इस तरीके से जो है पावर का मिस यूज कर सकता है। वो कह सकता है कि भाई साहब मैं इतना कम प्राइस में, इतना हार्ड प्राइस में आपसे नहीं लूँगा क्योंकि प्राइस बहुत कम हो गया। तो ये मार्केट में जो है ये क्या हो सकता है कि ये रिस्क हो सकता है कि वो कंपनियां इनकार कर सकती है, ठीक है, ज़्यादा एकदम प्राइस अगर फ्लैक्चुअल हो गया तो, ठीक है। और फिर देख लीजिए कि स्टैंडर्ड प्रॉब्लम हो सकता है। स्टैंडर्ड प्रॉब्लम जैसे कि कंपनियां कह सकती है, ये बदमाशी कर सकती है कि जैसे कि कह ले कि साहब मैंने आपको ये क्वालिटी कहा था, कि सैंपल मैंने आपको दिया था कि इस क्वालिटी का जो है हमको आलू चाहिए, और इस क्वालिटी का आपने आलू ना दे करके आपने दूसरा क्वालिटी का आलू जो है आपने हमको प्रेजेंट कर रहे हैं, तो मैं ये नहीं लूँगा। समझ रहे बात। तो ये बदमाशी हो सकती है, समझ रहे बात, ये नुकसान हो सकता है किसान को। और जो है ये प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे कि डिलीवरी में देख लीजिए, ये कह सकते हैं कि जो है अगर पैदावार, वो कह ले कि आपका आपका प्रोडक्ट जो है बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा हो गया, इतना ज़्यादा हमको ज़रूरत नहीं है, हमको और कम चाहिए, तो आप कुछ थोड़ा कहीं और बेच लीजिए। तो ये सब प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो ये सब टेक्निकल प्रॉब्लम, जैसे कि सपोज अगर टेक्निकल सपोर्ट भी अगर जो है बड़े बड़े कंपनियां अगर फार्मर को देनी चाहती है, तो बहुत मुमकिन है, क्योंकि फार्मर के पास उतना नॉलेज नहीं होता, उतना इंटेलिजेंट उसके पास, उसके बाद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का उतना सक्षम क्षमता नहीं होता। तो इस वजह से क्या हो सकता है कि हो सकता है वो टेक्नोलॉजी का कोई फ़ायदा किसान को ना हो, टेक्नोलॉजी का कोई यूज उसके पास ना हो, समझ रहे बात। तो ये चीज़ हो सकता है। तो कुछ देख लीजिए सक्सेस स्टोरी भी है, मतलब बहुत सारा सक्सेस कह ले कि मध्य प्रदेश के बहुत सारे किसानों ने, और फिर जो है शुगर केन गन्ना की खेती करने वाले किसानों ने, ये सब जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करके अच्छा बेनिफिट किया। महाराष्ट्र में किसानों ने, मध्य प्रदेश में पेप्सिको के साथ जो है, और फिर उसके बाद शुगर केन कोऑपरेटिव फेडरेशन के साथ एक अच्छा मतलब देखने को मिला कि इससे फ़ायदा हुआ, ठीक है। तो इसके लिए सरकार ने देखिए एक लॉ भी निकाला है कि फीचर ऑफ मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट बनाया गया है कि जो रेट पहले से खरीदार और बेचने वाले के बीच में जो तय है, वो रेट तय होने के बाद जो है उस तयशुदा रेट के साथ जो है वो फ्लैक्चुअल नहीं कर सकता, वो वापस नहीं जा सकता, वापस मुकर नहीं सकता, ठीक है। तो ये होना चाहिए, ये फिक्स प्राइस जो तय हो गया उसके साथ जो है ये छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। तो ये हो गया। और फिर देख लीजिए कि ये चीज़ है, मतलब कुछ की फीचर है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने जो है कुछ की फीचर बनाए, कुछ प्रोविज़न किया गया है कि ताकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के दौरान जो है किसानों के साथ जो है भेदभाव, और फिर जो है बड़ी कंपनियां उनको हैरेसमेंट ना कर सकें, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो इसका वे फॉरवर्ड क्या होगा, वे फॉरवर्ड ये होगा कि आगे चल के जो है इसको किसान को फ़ायदा होगा, और आगे चल कर के किसान जो है
सेल्फ रिलायंट बनेगा। ठीक है, तो ये एक अच्छा टॉपिक था। तो इसी के साथ हम टॉपिक सारा डिस्कस कर लिए। ठीक है, और फिर मैं सोच रहा था कि आगे चल कर के, चूँकि गवर्नमेंट का जो स्कीम होता है ये जल्दी याद नहीं रहता, तो इसको याद करने के लिए अगर एक स्कीम अगर हम डेली डिस्कस कर लें तो ये बेहतर होगा आने वाले समय के लिए, कि ये हमारा मेमोरी में थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो आज से मैं शुरू करता हूँ एक गवर्नमेंट स्कीम जो है, वेलफेयर स्कीम जो आज से मैं डिस्कस करने के लिए कोशिश करता हूँ। एक स्कीम में रोज़ डिस्कस करूँगा। तो स्वच्छ भारत मिशन को अगर ले लें, स्वच्छ भारत मिशन जो है ये 2017 में शायद शुरू किया गया। 2017 में शुरू किया गया या फिर 16 में किया गया, मतलब कन्फ्यूजन थोड़ा देख लेना। तो ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के अंदर आता है। इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए, ओपन डिफिकेशन करना है, कि जैसे कि गंदगी में खुला शौचालय जो लोग चले जाते हैं जहाँ तहाँ गंदगी फेंकते, तो ओपन डिफिकेशन करना है कि साफ़ सफाई को जो है प्रमोट करना है, टॉयलेट बनाना है, प्लस टॉयलेट बनाना है, मैनुअल स्कैवेंजिंग को रोकना है। ठीक है, जो हाथों से जो गंदगी जो है सफाई की जाती है, टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना है, रिसाइकिल करने पर फोकस करना है, 100% जो है साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ जो है गोल करने के लिए आगे आना है। तो ये सब जो है ऑब्जेक्टिव था। तो ये हो गया हमारा पूरा एक, मैंने स्कीम भी डिस्कस कर लिया, और साथ ही साथ ये हमारा एडिटोरियल डिस्कशन आज कंप्लीट हो गया। ठीक है, दूसरों के लिए शेयर कर दीजिए। थैंक यू।